चलिए, इसके बाद है हमारे पास स्केलिंग एजाइल मेथड्स। तो हम एजाइल मेथड्स की स्केलिंग किस तरह से कर सकते हैं। स्केलिंग मीन टू से कि अगर हमने पहले एजाइल मेथड किसी स्मॉल सिस्टम के लिए यूज़ किया तो उसको बड़े सिस्टम के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एजाइल मेथड्स आर प्रूव टू बी सक्सेसफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स साइज, देन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट्स। इसको हम बड़े प्रोजेक्ट्स में किस तरह से implement the scaling up agile methods involve changing the scope with a larger longer projects with a multiple development team। ठीक है, अगर टीम एक से ज़्यादा हो जाती है, प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाता है, तो हाउ वी विल वर्क इट, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग एजाइल मेथड्स। ठीक है, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग आउट दो चीज़ें। स्केलिंग अप कंसर्न विद यूजिंग एजाइल मेथड फॉर डेवलपिंग लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड स्केलिंग आउट, स्केल आउट करना कुछ और चीज़ होती है। और स्केलिंग अप का मतलब है हम किसी छोटे सिस्टम के लिए बना रहे थे, अब किसी बड़े सिस्टम के साथ कैसे काम करेंगे बाई अ स्मॉल टीम, किसी छोटी टीम के साथ। यानी कि स्केल अप, छोटी टीम के साथ हम बड़े, लेट्स से हमारे पास टीम जो है वो छोटी है और अब जो हमारे पास सिस्टम है वो बड़ा है, इस छोटी टीम के साथ बड़े सिस्टम को कैसे कोप अप हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केल अप। और स्केल आउट इज कंसर्न हाउ एजाइल मेथड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी ईयर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इनके बहुत अरसे तक, स्केल आउट का मतलब बहुत अरसे तक किस तरह से एजाइल मेथड को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एजाइल मेथड्स, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें इनफॉर्मेलिटी ऑफ एजाइल डेवलपमेंट इज इनकम्पैटिबल विद द लीगल अप्रोच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हो सकते हैं किसी बड़ी कंपनीज के साथ। एजाइल मेथड्स सॉफ्टवेयर न्यू डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं एजाइल मेथड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, वो इंक्रीमेंटल मेथड होता है। अब वो कस्टमर नीड के साथ साथ उसको इंक्रीज़ किया जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, किसी और के थ्रू उसको मेंटेन करवाया जाएगा तो वो उसको ऑन नहीं होगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में चेंजिंग कैसे आई थी तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक मेन प्रॉब्लम हो सकता है कि ये न्यू सिस्टम के लिए हो सकता है एजाइल मेथड, लेकिन मेंटेनेंस के लिए नहीं हो सकता। कंट्रेक्चुअल इश्यूज, अगेन वही बात है कि कंपनीज के साथ किस तरह से रूल्स एंड लॉस किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से उसके साथ होगा, कॉन्ट्रैक्ट इंटरलीविंग प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा जिस वक्त कोई एक एजाइल डेवलपमेंट, क्योंकि ये होता है यूज़र कभी कहता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, जब बड़ी कंपनी होती है उसमें कोई एक पर्सन नहीं होता, मल्टीपल पर्सन होते हैं, तो वहाँ पे ये इश्क हो सकता, रिस्क हो सकता है, हाई रिस्क में भी लीगल दैट डिपार्टमेंट बिकॉज दे हैज़ टू डिलीवर कैन नॉट बी गारंटीड कि वो ये चीज़ नहीं होती कंफर्म। जितनी वो चीज़ रिक्वायर करने से एक पर्सन कहता है मुझे ये चाहिए, उनके टीम मेंबर्स कहते हैं मुझे ये चाहिए, क्योंकि वन पर्सन तो है नहीं, पूरी कंपनी है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। एजाइल मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पहले भी कहा है, एजाइल मेथड न्यू सॉफ्टवेयर जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, बट उसके लिए इसके कुछ इश्यूज हैं। द सिस्टम दैट आर डेवलप्ड यूजिंग एजाइल अप्रोच मेंटेनेबल गिवन द एम्फेसिस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस और मिनिमाइज फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। पहली बात है इसकी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसका मैनुअल यूज़र मैनुअल साथ होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इसकी बनाई जाती है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया गया, किस तरह से उसके अंदर इंक्रीमेंट्स आए थे, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर उसकी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब किसी को पता नहीं होगा इंक्रीमेंट कैसे आया तो प्रॉब्लम होगा। एजाइल मेंटेनेंस में अगेन वही प्रॉब्लम होगा, लेक ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, कीपिंग कस्टमर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। अब कस्टमर तो इन्वॉल्व नहीं होता डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ताकि उसे ये नहीं पता होता कि मैंने किस तरह आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना है। सो एजाइल की मेंटेनेंस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलेंगे उसके बाद आते हैं एजाइल प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस क्या क्या होते हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, मोस्टली दिस उसके तहत दे डिपेंड्स ऑन हैविंग अ कस्टमर हु इज़ विलिंग एंड एबल टू स्पेंड टाइम विद द डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट टीम के साथ कस्टमर को इन्वॉल्व करना ये एजाइल की तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस रही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि वो इसके साथ, यानी कि जिस वक्त प्रोजेक्ट बन रहा है क्या कस्टमर वहाँ पे डेवलपमेंट टीम के साथ बैठना चाहेगा, ये कैसे बना रहे हो। और उसके अलावा एम्प्रेस चेंज जो है वो प्रायोरिटीज चेंज कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इसमें मसला हो सकता है, ये नहीं हो सकती। स्टेक होल्डर्स जो है वो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं उनकी, वो इन प्रायोरिटीज़ को वे टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, तो हम उनको प्रायोरिटीज़ को सेटअप नहीं कर सकते। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, अगर वो चीज़ें रैपिड आइट्रेशंस आप चला रहे थे, काम एक आपके प्लान ड्रिवन जो होता है वो तो हो सकता है, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है कि मैंने फर्दर उसमें क्या चेंजेस करनी है, तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर जब आपने डिलीवर करना है। मेंटेनेंस सिंपलिसिटी में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी मेंटेनेंस रखना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर आल्सो।
people not process. Individual team members may not have suitable responsibilities or personalities for the intense environment that typical agile methods, and therefore may be interact with one another as a team members. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं एजाइल प्रोसेस के अंदर, तो एक पूरी टीम के लिए कंसेप्ट यूज़ होता है। वहाँ पे ये होता है कि ये प्रोसेस चल रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ये नहीं होता कि फलां पर्सन कर रहा है। वो यहाँ पे एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। एजाइल और प्लान बेस्ड फैक्टर्स जो हैं, जो ये दोनों में, एजाइल में और प्लान बेस्ड में, दोनों में ये इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टम टाइप क्या है, उसके लाइफ टाइम क्या है, फिर सिस्टम का स्केल क्या है, रेगुलेशन क्या है, फिर टीम की टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, कॉम्पिटेंस लेवल क्या है उसका, फिर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, डिलीवरी क्या और कल्चर क्या है। ये सारी चीज़ें सिस्टम, टीम, ऑर्गेनाइजेशन की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों में होते हैं। प्लान ड्रिवन में आप चाहे काम कर रहे हो, चाहे आप एजाइल में काम कर रहे हो, ये दोनों में होते हैं। सिस्टम इशू कौन कौन से हो सकते हैं? लार्ज, आइए हम बात करें एक स्केल अप की, कि जब सिस्टम हमारे पास बड़े हो जाएंगे तो फिर उनमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। जो सिस्टम, हाउ लार्ज इज द सिस्टम बीइंग डेवलप, कितना बड़ा है वो एजाइल मेथड्स में जाना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज बीइंग डेवलप, कैसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, दिस इज अनदर इशू। व्हाट एक्सपेक्टेड टाइम सिस्टम लाइफ टाइम, कि सिस्टम कितने अरसे तक रहेगा, उसकी लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, ये उसके सिस्टम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रेगुलेशन, क्या वो बाहर के रेगुलेशन है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन में अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये भी हो सकता है। पीपल एंड टीम, हाउ गुड आर द डिज़ाइनर एंड प्रोग्राम इन द डेवलपमेंट टीम। पहली बात ये है कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं और जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग हैं जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं, वो कितने अच्छे हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें किस टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज़ है, उनके पास कौन कौन सी अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इशू हो सकता है कि वो प्लान बेस्ड डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वो चूँकि वो खुद काम नहीं करना चाहते, वो इंजीनियर्स, वो बस ये कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें बना दो। अब उनसे ये पूछा जाए इसमें क्या चेंजिंग चाहिए, इसमें क्या फ़र्दर ऐड करना है, अब उसकी फीडबैक बताएं तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। इंक्रीमेंट्स के लिए हमें फीडबैक की ज़रूरत होती है कस्टमर की तरफ से, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद एजाइल मेथड फॉर लार्ज सिस्टम। अब यहाँ पे ये बताया गया कि अब हमने एजाइल मेथड को लार्ज सिस्टम के लिए इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये चीज़ें जो हमने देख ली हैं ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, कि सिस्टम कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा कलेक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनिकेटिंग सिस्टम या सेपरेट टीम्स डेवलप ईच सिस्टम। अब होता क्या है, टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक टीम से काम नहीं लिया जाता। एजाइल मेथड यूज़ करते हुए लार्ज सिस्टम के लिए टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और फिर बड़े सिस्टम के एक कंपोनेंट के ऊपर एक एक टीम काम कर रही होती है। फिर उनकी आपस में, उन टीम्स की आपस में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, जिसको स्क्रम मास्टर हमने नाम लिया था, वो डील करता है कि आपने आज क्या काम क्या कल क्या बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह से काम किया जा सकता है। लार्ज सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर ये होता है। ऑफन कंस्ट्रेंट बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेफिनेट बात है, आप देखें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब हो रहा होता है गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, रेगुलेशन अथॉरिटीज़ उसके ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर उनकी नज़र होती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम है, इनको भी देखना है कि बड़े सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए हमने इनको कैसे डील करना है। जो फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सिस्टम ऑफ द सिस्टम है, उसके बाद ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट है, डाइवर्सिटी स्टेक होल्डर्स है, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, और प्रोलॉन्ग प्रोक्योरमेंट ये भी हो सकता है। ये लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हुए ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। स्केलिंग अप टू लार्ज सिस्टम, अब फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं किसी बड़े सिस्टम के ऊपर, लेकिन हमारे पास तरीकाकार ये होना चाहिए कि हम क्रॉस टीम कम्युनिकेशन रखें। ठीक है, इसके लिए ये सबसे अच्छा होगा क्रॉस टीम कम्युनिकेशन। जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे बड़े प्रोजेक्ट को कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट टीम काम करें और टीम्स के आपस में कैलिब्रेशन हो, फिर उसके ऊपर आप कस्टमर को जिस तरह से वो चाहता है उसको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट द टाइम उनको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्केलिंग अप एजाइल मेथड्स, स्केलिंग अप सिस्टम के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।